आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। पहले हम इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो अगर एनसीईआरटी में नहीं भी देखोगे, सिर्फ ये नोट्स पढ़ के चले जाओगे तब भी कर लोगे आराम से। बट द मेन थिंग इज दैट इसमें से हर एक क्वेश्चन आने चाहिए जो बोलूँगा, तो उसको ध्यान से जाकर पढ़ लेना। सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है, मतलब इसमें किस चीज़ के बारे में बात होगी, किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जैसे शेविंग वाला फोम होता है, अगर मैं पानी के अंदर पकड़ूं और उसको अंदर से अच्छी तरह से डिजॉल्व कर दूं तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब तुम शेविंग वाला फोम ऐसे करोगे और उसको पकड़ के ऐसे पानी के ऊपर फेंकोगे, पानी बाल्टी में ऐसे ही है, स्टैंड पोजीशन पे है, तो क्या होगा, पानी के ऊपर झाग झाग ऊपर बैठ जाएगा। उसको बोलते हैं क्या हो गया, झाग पानी के ऊपर एड्जॉर्ब्ड हो गया। एड्जॉर्ब्ड टर्म मतलब क्या होता है, जब वो चीज़ सरफेस के अंदर घुसती नहीं है, उस चीज़ से मिलती नहीं है, डिजॉल्व नहीं होती, वो उसके ऊपर वैसे ही पड़ी रहती है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया, एड्जॉर्ब्ड हो गया। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन आएगा सबसे पहले। तो इसमें नेचर ऑफ द सरफेस और जो चेंज होगा सरफेस में, तो उसके रिगार्डिंग ही सारी बातें हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सबसे पहला चीज़ क्या है, टॉपिक लिखते रहना सभी। पहला टॉपिक है बेटा एड्जॉर्प्शन। पहला टॉपिक है एड्जॉर्प्शन, कल नोट्स दे दूंगा। तो एड्जॉर्प्शन मतलब क्या है, वो फिनोमिना जिसमें अट्रैक्ट करते हैं या रिटेनिंग मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस है वो अटेन करेगा सरफेस के ऊपर, मतलब जिस चीज़ को भी फेंकोगे वो सरफेस के ऊपर एक लेयर बना देगा, तो हम बोलेंगे वो चीज़ क्या हो गया, एड्जॉर्ब्ड हो गया। और उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होता है बेटा एड्जॉर्बेट और एक होता है एड्जॉर्बेंट। तो सब्सटेंस, जैसे मैंने झाग फेंका था पानी के ऊपर, तो जो मेरा झाग हुआ उसको क्या बोल देते हैं, वो क्या चीज़ है, एड्जॉर्बेट है। और नीचे किसके ऊपर फेंका था मैंने, पानी के ऊपर, जो ज़्यादा अमाउंट में था पानी नीचे, उस चीज़ को क्या बोल दिया जाता है, एड्जॉर्बेंट कहा जाता है। ठीक है, तो झाग क्या हो गया तुम्हारा, एड्जॉर्बेट, जो बना रहा है लेयर, और जिसके ऊपर फेंका गया है उसको क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट कहा जाएगा। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन तो हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो गया कोई चीज़। अगर मैं रुई है, रुई को पानी में डालूंगा तो पानी रुई पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके अंदर तक घुस जाता है जब वो चीज़, तो हम बोलते हैं एब्जॉर्ब हो गया, और उस फिनोमेना को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। तो इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के ऊपर, उसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन क्या होता है, थर्ड टर्म क्या है, डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जो कि सरफेस के ऊपर, पानी के ऊपर क्या आ गया था, झाग आ गया था, उस झाग को अगर मैं पानी के ऊपर से हाथ से या किसी चीज़ से हटा देता हूँ, तो हटाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। उल्टा हो गया ना, अगर मैं बोल रहा हूँ झाग मैंने पानी पे फेंका तो वो लेयर बना लिया, तो वो क्या हो गया, एड्जॉर्ब्ड हो गया। और अगर मैंने उस एड्जॉर्प्शन को हटा दिया तो मैं क्या बोलूँगा, डिसॉर्प्शन हो गया। ठीक है, तो डिसॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस को उस सरफेस से हटाना, तो हटाने को क्या बोला जाता है, डिसॉर्प्शन। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के एड्जॉर्प्शंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बेटा टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो पहला है एक पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, दूसरा है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, तीसरा है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एंड फोर्थ है केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये पेपर में पूछ लिया जाता है। पहला चीज़ क्या पूछते हैं कि आप डिसॉर्प्शन से क्या समझते हैं, उसके बाद बोलते हैं आप एब्जॉर्प्शन से क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन आ जाता है, यानी ये फ्री के नंबर है कि भाई टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बताओ। तो टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन में पहला पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन जो होता है उसमें कौन कौन सा है, पहला अगर कंसंट्रेशन बेटा है, कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट का ज़्यादा है एज कंपेयर टू एड्जॉर्बेंट। अब हम बार बार बात करेंगे एड्जॉर्बेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग में क्या रखोगे, ऊपर झाग था वो क्या है हमारा, एड्जॉर्बेट है, और नीचे क्या है, एड्जॉर्बेंट है। तो अगर ऊपर झाग का अमाउंट ज़्यादा है, मतलब एड्जॉर्बेट का अमाउंट ज़्यादा है और एड्जॉर्बेंट का कम है, तो हम वैसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे, या वैसे एड्जॉर्प्शंस को बोला जाता है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। और उसी तरह नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होगा, जब ऊपर वाला झाग का अमाउंट कम होगा, मतलब एड्जॉर्बेट का कम होगा अमाउंट,
और एड्जॉर्बेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ऐसे एड्जॉर्प्शंस को कहा जाएगा नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। क्यों कहते हैं नेगेटिव एड्जॉर्प्शन? झाग इतना सारा है, पानी की 4-5 बूंदें, मैं बोलूँगा अब मैं इसको पूरा डिजॉल्व कर लूँ, कितना भी डिजॉल्व कर लूँ, कुछ ना कुछ झाग बच जाएगा। तो जब अगर बच जाता है तो वैसे एड्जॉर्प्शन को बोलते हैं नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, मतलब मेरा एड्जॉर्प्शन पूरी तरीके से नहीं हुआ। अब बात करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के बारे में। इसमें डिफरेंस आ जाता है कई बार, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन का। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, अगर मान लो फोर्स जो कि एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल को एड्जॉर्बेंट पे पकड़ के रखी है, अगर वो वीक है, दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन अगर वीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। या दूसरा और भी क्या चीज़ बोल सकते हैं हम इसको, फिजियो एड्जॉर्प्शन। दोनों एक ही चीज़ होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियो एड्जॉर्प्शन। तो ये रिवर्सिबल होता है और इसमें लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है। तो लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्यों है, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो वीक वॉन्डरवल फोर्स है, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी भी बहुत ही कम देनी पड़ेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं कि आराम से टूट जाएगा। मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, लगभग 20 to 40 किलो जूल पर मोल देनी पड़ती है। अच्छा, ये जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी कम होते जाएगा या डिक्रीज होते जाएगा अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो जो गैस है वो लिक्विड में मिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए एड्जॉर्प्शन कम होते जाएगा। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम कब हो, कैसे कर सकते हो, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, यानी पानी गर्म हो गया तो ऊपर झाग है वो अपने आप घुल जाएगा, या तो टेम्परेचर बढ़ा दो, या दूसरा कौन सा तरीका है, प्रेशर को कम करो, ठीक है। और अब बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन का। तो कभी भी फोर्स जो होता है, अगर फोर्स एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग है तो केमिकल बॉन्ड जो होता है टाइप का फोर्सेस, उसको बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में इसमें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी हाई होगा, और ये केमिकल है तो क्या होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन। बचपन में पढ़ाया जाता था ना, ये फिजिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। कौन से रिएक्शंस फिजिकल होते हैं, कौन से केमिकल होते हैं? फिजिकल में क्या होता है, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल रिएक्शंस कौन सा होता है, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है। दूसरे लैंग्वेज में उसी को क्या बोलते हैं, जो फिजिकल होता है इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो केमिकल होता है इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। यही चीज़ कही गई है इसमें भी। तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई रहेगा क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है। अगर केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है इसमें, ऐसे जो एड्जॉर्प्शंस होते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड बनते हैं। तो सरफेस कंपाउंड अगर बनते हैं, इसका कारण क्या है, एक तो मेरा नीचे वाला एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आपस में मिलेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा डिजॉल्व भी हो जाएंगे, तो एक अलग तरह की लेयर दोनों के बीच में नजर आएगी। उसी लेयर को बोल देते हैं सरफेस कंपाउंड्स, ठीक है, सरफेस कंपाउंड्स कहा जाता है उसे। तो ये स्टार्टिंग में तो मिल रहे हैं, इंक्रीज हुआ, लेकिन डिक्रीज होते जाता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो लेयर ऊपर एड्जॉर्ब्ड वाला था वो भी घुल जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा एड्जॉर्प्शन वाला फिनोमिना खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एड्जॉर्प्शन केमिकल जो होता है वो डिक्रीज होते जाता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले तो। अच्छा, केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और इसलिए इसको एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। तो अगर 1 मार्क्स में पूछते हैं कि किस टाइप के एड्जॉर्प्शंस को एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शंस कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा, केमिकल एड्जॉर्प्शन। या इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं कि केमिकल एड्जॉर्प्शंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन। और क्यों इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। डिफरेंस अभी जो बताया वही है बेटा, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में ज़रूर पढ़ लेना है। 3 डिफरेंसेस दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर और किस में आता है डिफरेंसेस, ये भी तुमको पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं, सो दैट यू कैन इजीली लर्न। जितने याद होते हैं कम से कम 5 तो याद कर ही लेना है इसमें से, ठीक है। 7 पॉइंट दिए हैं, कोई भी 5 याद कर लेना, फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन। और अगर डिफरेंस पूछ रहा है फिजियो और केमिको एड्जॉर्प्शन, तो भी उसका मतलब सेम है, बोथ आर द सेम थिंग्स, कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। बहुत आसान चीज़ है, कितना अमाउंट ऑफ हीट निकला जब एड्जॉर्बेट
एड्जॉर्बेंट के ऊपर सरफेस बना दिया उसने। तो जब दोनों मिलेंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, उसी एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्योंकि वो जो एनर्जी निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, ऑक्लूशन। तो 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 3 साल पहले पूछा गया था बेटा, व्हाट इज ऑक्लूशन। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एड्जॉर्प्शन जो हो रहा था गैस का, अभी तो हमने बात किया था लिक्विड पे, लेकिन अगर मैं झाग लेके ऐसे ही सॉलिड के ऊपर फेंक दूंगा, तो जब सॉलिड के ऊपर गैस का मैंने एड्जॉर्प्शन हुआ, उसको बोलेंगे ऑक्लूशन। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस सॉलिड पे अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड को तो आप हीट नहीं कर सकते। ठीक है, हीट तभी कर सकते हो अगर वो सिर्फ एक फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो, आइस के फॉर्म में हो, उसमें कर सकते हैं कि गर्म करोगे तो फिर वो बर्फ़ जो है वो पानी में चेंज हो जाएगा और उसके बाद गैस एब्जॉर्ब मिल जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा फैक्टर जो है पहला, नेचर और सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ये दोनों पे डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं अलग अलग एक्सटेंट में। कहने का मतलब क्या है, कुछ गैस जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ गैस जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे। दूसरा है नेचर ऑफ द गैस, गैस जैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ गैस वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ स्पेरिंगली थोड़े थोड़े से डिजॉल्व होते हैं और कुछ होते भी नहीं। तो जो नहीं होंगे डिजॉल्व वो क्या करेंगे, तुरंत ऊपर एक लेयर बना देंगे लिक्विड के ऊपर। तो नेचर ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, और सॉलिड में भी सेम वही क्राइटेरिया होता है। तो अलग अलग गैस एब्जॉर्ब्ड होंगे अलग अलग तरीके से। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है ये ऑब्जर्व किया गया है। एड्जॉर्प्शन, इसके तो हमेशा याद रखो, एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा और क्या बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, एड्जॉर्प्शन खत्म, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये पूछ लेते हैं, इसका ग्राफ भी आ जाता है पेपर में। तो केस स्टडी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। आइसो मतलब क्या हुआ, सेम, थर्म मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन गैस का पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट वो डिपेंड करेगा कि आप गैस में प्रेशर कितना लगा रहे हो, प्रेशर कितना लगा रहे हो, क्योंकि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे तो स्टार्टिंग में तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि घुल जाएगा थोड़ा सा, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है जनरली उसको किस लैंग्वेज में लिखा जाता है वो ध्यान दो। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम x/m इस फॉर्म में लिखते हैं। तो x/m के फॉर्म में जब लिखोगे तो इसमें से जो x है वो क्या चीज़ है तुम्हारा, वही झाग का मास, मतलब एड्जॉर्बेट का मास, और छोटा वाला m इसका क्या मतलब है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, मतलब नीचे वाला जो पानी है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है, उसका अमाउंट या उसका मास। तो उन दोनों के रेशियो को ही बोला जाता है x/m का रेशियो। तो अगर मैं x/m का रेशियो और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, तो अगर x/m इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ये दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो x/m उसका रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अप टू ए सर्टेन पॉइंट। उसके बाद वो क्या हो जाता है, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते रहो, अब तो वो घुल गया, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसके तुम बढ़ाते रहो, फिर एब्जॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वो किस में चेंज हो चुका है, एब्जॉर्ब्ड हो चुका है। ठीक है, तो एब्जॉर्ब मतलब घुल चुका है पूरा, तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन रहेगा ही नहीं। तो हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में पूछ लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, या फिर एक्सप्लेन करो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को। तो इजी इंग्लिश को बस अपने उसमें समझ में आ जाएगा, तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसने भी उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसने क्या बोला, भाई जो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का पावर 1/n के।
और फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और एक कांस्टेंट यूज़ कर लिया, उस कांस्टेंट को बोल दिया के। तो उसने इफेक्ट ऑफ प्रेशर जब पढ़ा एड्जॉर्प्शंस पे तो उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ये वाला दिया। इसी इक्वेशन को बोला जाता है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये दिया है x बाय एम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 बाय एन, जहाँ x अगेन वही सेम है, किसका मास है, एड्जॉर्बेंट का। नीचे वाला m किसका मास है, एड्जॉर्बेंट का। p तो पता ही है वो क्या है, प्रेशर है। हाँ अगर कोई टीचर पूछे कि k और n का वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो कि एक कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे और एक नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, सबसे पहले फ्रेंडलिक ने ऑब्जर्व किया कि भाई लो प्रेशर पे क्या हो रहा है। तो लो प्रेशर पे जब उसने देखा तो उसने देखा लो प्रेशर में जो ग्राफ था वो ऑलमोस्ट पहले यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन था, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और उसके बाद कांस्टेंट हुआ। जबकि इससे पहले वाला ग्राफ में क्या बताया गया था कि बस स्टार्टिंग में पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बाद कांस्टेंट। पर फ्रेंडलिक ने बोला ऐसा नहीं होता, पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप टू अ सर्टेन पॉइंट, उसके बाद वहाँ से इंक्रीज करता है, लेकिन फिर वो उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये फ्रेंडलिक ने बताया। उसके बाद फ्रेंडलिक ने बोला भाई लो प्रेशर में क्या होगा कि ग्राफ जो है अगर लो प्रेशर में चेक करोगे तो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक x बाय एम जो है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, प्रेशर के। और उसके बाद अगर प्रेशर इंक्रीज कर दोगे, ये पहला इक्वेशन खत्म हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, एक कांस्टेंट यूज़ किया k, और k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। उसके बाद उसने बोला अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तब क्या होगा। अगर मैं प्रेशर उसने बढ़ा दिया तो प्रेशर जो है एक सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ता है, और वहाँ तक बढ़ाने के बाद जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि x बाय एम जो है आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते रहो x बाय एम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप प्रेशर उसने कितना भी आगे इंक्रीज करते रहा, लेकिन x बाय एम वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो उसने बोला x बाय एम इज इक्वल टू कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल का साइन लगा के p का पावर 0 दे दिया, और जहाँ पे उसने बोला कि भाई प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक k यूज़ कर लिया। ये कब कंडीशंस है उसके पास, ये वाला ग्राफ, यहाँ से लेके यहाँ तक। और शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ से यहाँ तक x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, फिर यहाँ से यहाँ तक x बाय एम प्रोपोर्शनल था p का पावर 1 बाय n, और फिर यहाँ से यहाँ तक x बाय एम प्रोपोर्शनल था p का पावर 0। p का पावर 0 मतलब क्या हुआ, किसी का भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1। तो अगर मैं बोलूँगा अगर x बाय एम है इज प्रोपोर्शनल टू 1 है, तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू, यहाँ k आ जाएगा तो km हो गया, या फिर मैं बोल सकता हूँ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये भी बोल सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसी को एक बार लो प्रेशर में बता देना है, एक बार हाई प्रेशर में, और थर्ड है इट इज़ द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। तो अगर इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर होगा तो उसमें क्या होगा। तो अगर इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर यूज़ किया उसने, तो उसने देखा कि x बाय एम डिपेंड कर रहा है फ्रैक्शनल पावर ऑफ द प्रेशर, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में बात हो रही है। या फिर शॉर्ट में अगर बोलूँ तो उसने देखा कि x बाय एम जो था वो प्रोपोर्शनल था, किसके प्रोपोर्शनल था, p का पावर 1 बाय n, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद n जो है कोई भी होल नंबर ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर दोनों तरफ उसने log जब लिया तो log लेने के बाद log x अपॉन m का खोलते हैं तो क्या हो जाता है, log x माइनस log m, और उसके बाद कांस्टेंट है तो log ये इंटू ये है। तो अगर ये इंटू वाले फॉर्म में होता है तो क्या लिखते हैं, log k प्लस log p का पावर 1 बाय n, और अगर log p का पावर 1 बाय n इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय n log p। तो इसी में दोनों तरफ इसने क्या ले लिया, log ले लिया, और उसके बाद उसको ओपन कर दिया वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए।
और फिर उसने फिर बताया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या होगा एड्जॉर्प्शन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ के बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन में क्या होगा। एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि जब कोई भी सरफेस पे एड्जॉर्ब्ड होता है कोई भी चीज़, तो उसके बाद फिर क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है बाहर। तो हीट एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। तो अगर अब बात करें कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का एड्जॉर्प्शन पे क्या असर पड़ेगा, तो एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि डिजॉर्प्शन क्या था, जब एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट से हटा दिया जाता है। डिजॉर्प्शन जो होता है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये एक तरह से तुम्हारे पास एक एक पॉइंट भी बन गया, डिजॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ली चाइल्डिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इंक्रीज होते जाएगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, तो लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर तक। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो अपने आप डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जो ग्राफ है बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर, वो कांस्टेंट प्रेशर पे, उसी को बोला जाता है एड्जॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार मतलब, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, आइसोबार। अगर कहीं पे भी वर्ड आएगा आइसोकोरिक, तो उसका क्या मतलब होता है, कोरिक मतलब वॉल्यूम होता है उनकी लैंग्वेज में, ग्रीक वर्ड में, तो वहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबार मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अभी जो बात की हमने उसी को ग्राफ से इन्होंने शो कर दिया है। ठीक है, पहला वाला किसका है ग्राफ, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का, और दूसरा वाला है केमिकल एड्जॉर्प्शन का। ठीक है, आइसोबार मतलब प्रेशर को क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, और किसके किसके बीच में ग्राफ है, x/m के रेशियो और टेम्परेचर के बीच में है। ठीक है, तो फिजिकल वाला देखोगे तो x/m टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और केमिकल वाला क्या हो रहा है, पहले स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा है और उसके बाद फिर कम होने लग जा रहा है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं कॉलॉइड्स के बारे में। तो इसमें क्या है, दो तरह के कॉलॉइड्स तुमको बताए गए हैं। तो स्टार्टिंग में जो था थॉमस ग्राम 1861 में उसने क्लासिफाई किया सब्सटेंस को कि एक होते हैं हम कॉलॉइड्स और एक होता है क्रिस्टल कॉलॉइड्स। ठीक है, लेकिन सब्सटेंस उसने बोला जो पास हो जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको बोल देते हैं क्रिस्टलॉइड्स, और जो पास नहीं होते उसको बोलते हैं कॉलॉइड्स, जो कि बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि सभी सब्सटेंस जो है वो एक्ट कर सकते हैं एज ए कॉलॉइड या वो बिहेव कर सकते हैं एज ए क्रिस्टलॉइड अलग अलग सॉल्वेंट्स में। तो डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें हमारा, जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं सॉल्वेंट्स। तो अगर ध्यान से देखो यही 3 सॉल्यूशंस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो 9th के क्लास के सिलेबस में भी तुम्हारे पार्ट था, ट्रू सॉल्यूशंस, कॉलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशंस में बेटा सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, साइज देख सकते हो 1 नैनोमीटर। कॉलॉइड सॉल्यूशंस में 10⁻⁹ से लेके 10⁻�6 मीटर। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और अगर बात करूं सस्पेंशंस का तो मोर देन, यानी 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज होता है। और ट्रू सॉल्यूशंस कैसा होता है, होमोजीनस। कॉलॉइड सॉल्यूशंस कैसा होता है, हेट्रोजीनस। और सस्पेंशन भी कैसा होता है, हेट्रोजीनस। इसका मतलब समझते हो, होमोजीनस मतलब होता है पार्टिकल का साइज थ्रू आउट द सॉल्यूशंस जो है सेम रहता है, और हेट्रोजीनस मतलब होता है कि पार्टिकल का साइज अलग अलग है। तो जिसकी वजह से जो है हम बाहर से अगर पत्थर पानी में मिलाऊंगा और बोलूँगा देखो दिख रहा है, तो क्या बोलोगे, हाँ दिख रहा है, कि वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं हेट्रोजीनस। दूध भी दिख ही जाता है, हाँ भाई ये दूध है। ज़्यादा डीप में देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। पार्टिकल्स जो होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता ट्रू सॉल्यूशंस का। कॉलॉइडेड सॉल्यूशंस का जो होता है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सिर्फ यूज़ करोगे तभी दिखेगा, जबकि सस्पेंशन तो नेक्ड आई से भी दिख जाता है, कोई इशू ही नहीं है। ट्रू सॉल्यूशंस बेटा पार्टिकल्स जो होता है वो नीचे सेटल डाउन कभी भी नहीं होते। कॉलॉइड सॉल्यूशंस जो होता है थोड़ा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाते हैं, और सस्पेंशन जो होते हैं वो पूरे के पूरे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा ट्रू सॉल्यूशन जो है ये हम फिल्टर नहीं कर सकते अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर से। कॉलॉइडल सॉल्यूशंस जो है इसको हम फिल्टर कर सकते हैं,
अल्ट्रा फिल्टर पेपर से, और सस्पेंशन जहाँ है इसके लिए अल्ट्रा फिल्टर पेपर वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी फिल्टर ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है। ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो विजिबल नहीं है, वो सिर्फ किस में दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड सॉल्यूशंस में दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट टिंडल इफेक्ट, अगर उसकी बात करें तो वो भी सिर्फ और सिर्फ किस सॉल्यूशन में दिखेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशंस में दिखेगा, ना ही ट्रू सॉल्यूशंस में दिखेगा और ना ही सस्पेंशंस में दिखेगा। अब कोलॉइडल सॉल्यूशंस बेटा, ये हम इसकी डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, है क्या ये एक हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस है जिसमें साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स उसका रेंज होता है 10 टू द पावर -9 मीटर से लेके 10 टू द पावर -7 मीटर तक। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे दो टर्म तुमको दिख रहा होगा, एक तुम्हें दिख रहा होगा डिस्पर्स्ड फेस और एक डिस्पर्जन मीडियम। इसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। जो जब तुम छोटे थे तो जब पढ़ते थे एक चीज़ होती थी तुम्हारे पास सॉल्यूशन में, सॉल्यूट होती थी और एक क्या होता था, सॉल्वेंट होता था। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता था उसको सॉल्वेंट बोल देते थे, जो कम अमाउंट में होता था उसको सॉल्यूट बोल देते थे। दोनों मिलके क्या बनाते थे, सॉल्यूशन। वह इस चैप्टर के लिए बस ये याद रखो, जो कम अमाउंट में है उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस और जो ज़्यादा अमाउंट में है जो कि सॉल्वेंट, इसको बोल देंगे डिस्पर्जन मीडियम। दोनों सेम चीज़ है। द ओनली थिंग, जैसे छोटे में होते थे तो क्या पढ़ते थे, फूड पाइप, जब थोड़े बड़े हो गए तो उसी फूड पाइप का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, ईजोफेगस। उसी तरह से जब छोटे थे तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अब बड़े हो गए तो अब सॉल्यूट सॉल्वेंट के टर्म्स में इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे हम इसमें बार बार क्या बात करेंगे, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। चीज़ वही है, नाम अलग, प्रोडक्ट नया, पैकेट नया है, प्रोडक्ट सेम। अब ये पेपर में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये भी कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये सब तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो सेकंड चैप्टर में, तो ये सबको आता ही होगा, इसलिए कोई नहीं पूछता ये वाला कि भाई गैस एंड सॉलिड बताओ, सॉलिड एंड गैस। ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोलॉइडल सॉल्यूशंस दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। उसमें से पहला टाइप कौन सा है, लायोफिलिक कोलॉइड, और दूसरा है लायोफोबिक कोलॉइड। अब इसको भी याद करना इतना मुश्किल नहीं होता है, बस दिमाग में क्या पता होना चाहिए, फिलिक, लायोफिलिक। फिलिक मतलब होता है लविंग, अगर लविंग है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट। और दूसरा है लायोफोबिक, फोबिक वर्ड बना है फोबिया से, फोबिया मतलब फियर या डर, तो वो दूर भागेगा। तो लायोफिलिक कोलॉइड में क्या होता है, सॉल्यूशंस जिसमें डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल उसकी चाहत, एफिनिटी मतलब चाहत होती है, डिस्पर्जन मीडियम के लिए बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे कोलॉइड्स को बोला जाता है लायोफिलिक कोलॉइड्स। ठीक है, इसको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि रिवर्सिबल भी है ये। अगर हम वाटर जो है वो मान लो बहुत ज़्यादा है तुम्हारे पास, डिस्पर्जन मीडियम है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है। या सॉल्यूशंस को, किसी भी चीज़ को पानी में मिला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, और वो मिल जा रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशंस कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँगा तुमने मिक्सचर बनाया तेल और पानी का, तो तेल वाला मॉलिक्यूल और पानी वाले मॉलिक्यूल आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ वो सॉल्यूशन मेरा कैसा हो गया, एक तरह से एफिनिटी नहीं है, चाहत नहीं है, किसकी, डिस्पर्स्ड फेस की, डिस्पर्जन मीडियम के लिए एफिनिटी नहीं है, तो वो दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, तो वैसे सॉल्यूशंस को क्या बोल दोगे, लायोफोबिक कोलॉइड्स कह दोगे। ठीक है, इसका सबसे बेहतर उदाहरण है तुम्हारा एक्वा रीजिया, ब्लड, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस दिए हुए हैं, इसमें से 6, 7, 8, 9 पॉइंट, इसमें से सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें याद हो सकते हैं, कोई भी 5 पॉइंट्स एटलीस्ट याद करना। ठीक है, क्योंकि कभी भी डिफरेंस आएगा, तो जो तुम्हें इजी लगता है वो 5 पॉइंट्स अभी से याद करके रखोगे, ताकि बोर्ड में बेटा पूरा सिलेबस आना है। तो अगर सोचोगे 3 दिन बाद प्री बोर्ड एग्जाम्स है, 3 दिन में सारा मैं रिवाइज कर लूँ, नहीं हो सकता। तो साथ साथ अभी के अभी जब ट्यूशन्स में हो जाता है, वैसे ही घर जाकर उस चीज़ को रिवाइज कर लिया करो, ताकि कोई डाउट है तो मतलब तुमको जो है कमांडो मोड में रहना पड़ेगा कि मुझे पहले से करके रखना है, ताकि कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कहीं फंस रहा हूँ, तो आते ही पूछ लिया करो। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड या लायोफोबिक कोलॉइड, तो 3 मेथड है इसको बनाने के लिए।
तो अगर मैं बात करूं कि प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स कैसे बनाओगे, तो उसमें बड़ा लायोफिलिक सॉल्यूशंस जो है इसमें स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है। अगेन फिर वही कहूँगा, इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं, इसके लिए ना ही मेहनत करने की ज़रूरत है। दोनों को आपस में चम्मच से घोल दो, मिल जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में मिलना चाहते ही थे, लायोफिलिक थे, तो इसमें उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन स्टार्च का जब प्रिपेयर किया जाता है उसको हिला देते हैं हॉट वाटर के साथ। स्टार्च डालो, थोड़ा गर्म पानी है, बस शेक कर दो, वो मिल जाते हैं लायोफिलिक सॉल्यूशंस। अगर मैं बात करूँगा लायोफोबिक कोलोइड्स बनाना है, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भाई लायोफोबिक है ना, तो आपस में इजीली मिलेंगे नहीं, तो मिलाने के लिए हमें कोई ना कोई डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, केमिकल या समथिंग। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो मैं अगर इसमें बात करूँ तो 3 मेथड है बेटा। पहला मेथड है तुम्हारा कंडेंसेशन मेथड है, दूसरा मेथड है डिस्पर्जन मेथड है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड है कंडेंसेशन। दोनों 2 मेथड है, कंडेंसेशन एंड डिस्पर्जन। तुम्हारे सिलेबस में 2 ही मेथड दे रखा है, ऐसे 3 मेथड होता है, तो तुम 2 को ही याद कर लो। पहला कंडेंसेशन, अगर मेथड के बारे में बात करूँ, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, लायोफोबिक वाला मेथड एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इसमें बड़ा कंडेंसेशन मेथड में क्या करते हैं, स्मॉल आयन से मॉलिक्यूल्स उसको वो कंडेंस हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं केमिकल रिएक्शंस द्वारा या फिजिकल चेंजेस कुछ उनमें होता है उसके द्वारा। और उसके बाद कंडेंसेशन मेथड 2 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है बड़ा सॉल्वेंट। तो सब्सटेंस जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये आराम से घुल जाते हैं अल्कोहल में, लेकिन पानी में अच्छी तरह से नहीं घुलते हैं अगर इसको घोलोगे तो, ठीक है। तो इसलिए अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशंस को अगर डाला जाएगा वाटर में, तो कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑफ सल्फर और फॉस्फोरस हमें वो मिल जाता है इजीली। एक्सेसिव कूलिंग से भी हम ऐसा कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो जब कोलोइडल सॉल्यूशंस आइस का किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर में डालेंगे तो भी डिजॉल्व हो जाता है, या फिर उसको फ्रीज कर देते हैं एक सॉल्वेंट एंड वाटर दोनों के मिक्सचर को। बात करते हैं केमिकल मेथड को। तो केमिकल मेथड के बारे में अगर बात करें तो ये मेथड बड़ा इसमें आपस में जो है इन्वॉल्व होता है, इसमें ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। कोलोइडल सॉल्यूशंस के बाद बड़ा केमिकल मेथड में इसमें इन्वॉल्व होता है बड़ा ज्वाइनिंग टुगेदर, किसका किसका, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं, किसके साथ, कोलोइडल साइज के जो होंगे, सेम साइज के होंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे, उसके साथ चिपक जाएंगे। और इस मेथड को हम या तो ऑक्सीडेशन मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं केमिकल मेथड को, या रिडक्शन मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं, या हाइड्रोलाइसिस मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं केमिकल मेथड। तो पहला मेथड जो है ऑक्सीडेशन में कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, हाइड्रोजन गैस का बड़ा बबल गैस जो होता है सॉल्यूशन, ब्रोमाइन वाटर मतलब समझते हो क्या होता है, ब्रोमीन वाटर मतलब होता है ब्राइन सॉल्यूशन मतलब नमक का पानी, सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन को ही बोला जाता है, या तो ब्राइन या ब्रोमाइन वाटर सॉल्यूशन। खैर यहाँ ब्राइन होता है NaCl और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर है, तो यानी Br2 में वाटर पास किया गया तो किसमें चेंज हो गया, HBr प्लस S नेगेटिव, तो ये ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं एज ए सॉल। उसके बाद रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, सॉल्ट्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा, इन सबको बनाया जाता है। अगर हम इन कंपाउंड को रिड्यूस करें किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड, या फिर रिडक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, टिन क्लोराइड, या और क्या यूज़ किया जाता है, निकल, प्लैटिनम, इन सब के साथ भी H2 को पास करके हम रिडक्शन, ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा, तो ये बिहेव करते हैं, ये टिन क्लोराइड ही बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर SnCl2 याद नहीं आ रहा तो निकल, प्लैटिनम भी डाल सकते थे। तो उसके बाद फिर एक तो बन गया तुम्हारा SnCl4 टिन क्लोराइड, ये तुम्हारा एज ए सॉल्ट, प्लैटिनम कहीं वहीं ऑब्टेन्ड हो जाएगा, उसको अलग कर लिया जाता है। और थर्ड मेथड है बेटा हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब क्या होता है, टूटना, करंट पास करोगे किसी के अंदर से और वो टूट जाए। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस जो है मेटल हाइड्रोक्साइड्स का, उसको हम हाइड्रोलाइसिस उनके हेलाइड्स में से तोड़ते हैं। FeCl3 में पानी डाला तो टूट जाता है वो, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड है उसमें पानी डाल के तोड़ते हैं उसको, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl में टूट जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन वही 10th क्लास वाला, 2 बार डिकम्पोजिशन होता है, 2 बार टूटता है। तो जब हाइड्रोजन गैस को आप पास करोगे किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस या
आर्सेनियस ऑक्साइड से मान लो पानी में, तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो आर्सेनियस सल्फाइड का है वो मिल जाता है। और कोलोइडल सॉल्यूशन अगर इतना बड़ा इंग्लिश नहीं पढ़ना तो ये रिएक्शन याद रखो कि ये क्या है, आर्सेनिक ऑक्साइड, उसमें क्या पास कराया गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या मिल गया तुम्हें, आर्सेनिक सल्फाइड मिल गया। यही कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन इस तरह से भी डबल डिकम्पोजिशन से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। डबल डिकम्पोजिशन क्यों बोला, समझ में आई क्या होगा, आर्सेनिक जो है वो जाके चिपक गया किसके साथ, सल्फर के साथ, और हाइड्रोजन जाके चिपक गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो 2 बार डिकम्पोजिशन हुआ तो डबल डिकम्पोजिशन बोल दिया। ये भी मेरा गलत था बड़ा क्लास टेस्ट में, मैं इसी रिएक्शंस को लिख के आया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन मेरा फिर भी सही था, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो हुआ तो वही 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। 10th क्लास में इसी को दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, डबल डिस्प्लेसमेंट, और उसी का एक और नाम था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो था सेम थिंग। ठीक है, इसमें भी प्रेसिपिटेट किस चीज़ का बन गया, आर्सेनिक सल्फाइड का, तो इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो पूछे डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को और किस नाम से जाना जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा डिस्पर्जन मेथड। 2 मेथड थे, पहला है मैकेनिकल डिस्पर्जन, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी का पहला या दूसरा क्वेश्चन है। डिस्पर्जन मेथड मतलब इसमें लार्ज पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस को तोड़ा जाता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। ठीक है, कोलोइडल साइजेस में। इस मेथड को पहला है मैकेनिकल डिस्पर्जन। मैकेनिकल में क्या करते हैं बेटा, सब्सटेंस को पहले लार्ज पार्टिकल्स को और खुरदुरा पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको मार मार के। उसके बाद सस्पेंशन, उसके बाद उसका सस्पेंशन बनाया जाता है। सस्पेंशन कैसे बनाया जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है डिस्पर्जन मीडियम को, डिस्पर्जन मीडियम डाल के उसको मिक्स कर दिया, और ये सस्पेंशन जो है फर्दर उसको और ग्राइंड किया जाता है और उसके पार्टिकल के साइज को छोटा किया जाता है। मतलब सस्पेंशन से फिर वो किस में चेंज हो जाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस में चेंज हो जाते हैं, और उस मिल को कहा जाता है कोलोइडल मिल, जहाँ ये किया जाता है। फिर ये कोलोइडल मिल जो है, इसमें 2 मेटालिक डिस्क होते हैं जो कि रोटेट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऊपर वाला ऐसे से रोटेट होगा और नीचे वाला उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और उसके बीच में जो चीज़ है वो चकनाचूर होते जाएगी, कुछ भी डाल दो उसके बीच में तो चकनाचूर होके कोलोइडल वाला जो सस्पेंशन वाला चीज़ होता है वो कोलोइडल पार्टिकल्स में चेंज होते जाता है। और उसके बाद फिर क्या होगा, हाई स्पीड से घूमते घूमते उसके बाद ब्लैक कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑफ पेंट या ब्लैक इंक, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड होती हैं इसी मेथड से। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, इसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहा जाता है। तो फिगर में ध्यान से देखो, मेटल के 2 इलेक्ट्रोड दिखेंगे और नीचे बीच में आइस दिख रहा होगा, और बीच में क्या भरा हुआ है, डिस्पर्जन मीडियम। ये इस तरह का कुछ होता है, देखोगे तो इसमें क्या करते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड में, सॉल्ट्स जो मेटल के हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, अच्छे वाले, इन सबको बड़ा प्रिपेयर किया जाता है इस मेथड से, ब्रेडिक्स आर्क मेथड या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड से। इसमें क्या होता है, स्ट्राइक किया जाता है इलेक्ट्रिकल आर्क को 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और इससे क्या होता है, जब करंट पास करोगे तो जैसे बल्ब जैसा दिख रहा है, तो बल्ब में ऐसी फिलामेंट जब लगाते थे तो क्या होता था, जब ऑन करते थे, मान लो 100 वाट का है तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो इस मेथड में मेटल्स जो है कोलोइडल सॉल्यूशंस का जो प्रिपेयर करना है, इसमें इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, और इसको किस में डिप करके रखा हुआ है, डिस्पर्जन मीडियम में डुबा के रखा है। उसके बाद ये मीडियम में या तो वाटर यूज़ कर लेते हैं या इलेक्ट्रिक आर्क उसको स्ट्राइक करते हैं। तो जब स्ट्राइक करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क तो 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और जब वो गर्म होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और कोलोइडल सॉल्यूशंस इस तरह से मिल जाता है। और इसमें फिर बाद में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, पेप्टाइजेशन से आप क्या समझते हो। तो पेप्टाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं कोलोइड सॉल्यूशंस, तो कोलोइड्स में, और उसको कैसे चेंज कर सकते हो कोलोइड सॉल्यूशंस में, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को उसमें थोड़ा सा सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और उसको बोला जाता है प्रोसेस को पेप्टाइजेशन। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड किया जाता है उसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को
पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है, और इसमें आयन जो होता है वो कॉमन होता है, मतलब डिस्पर्स फेस में भी वही आयन होगा, डिस्पर्जन मीडियम में भी वही आयन होगा, तो हम बोल सकते हैं दोनों में वो आयन कॉमन होगा। एग्जाम्पल है फ्रेशली जो प्रेसिपिटेट है फेरिक ऑक्साइड का, फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ये कन्वर्ट किया जाता है कोलोइडल सॉल्यूशंस में, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ फेरिक क्लोराइड के साथ शेक करते हैं। और कारण क्या होता है पेप्टाइजेशन का, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसको ऐड करोगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में, तो सुटेबल आयंस जो होता है एडेड इलेक्ट्रोलाइट का वो एब्जॉर्ब हो जाता है पार्टिकल्स के ऊपर, जो कि पार्टिसिपेट है उसके ऊपर, या जो प्रेसिपिटेट बच गया था तो उसके ऊपर आके पार्टिकल्स आके चिपक जाता है, और फिर जो चार्ज पार्टिकल्स है वो, अब अगर दोनों सेम चार्ज है, जो चिपक रहा है और जिस पे चिपक रहा है, तो क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को रेपेल करेंगे, ठीक है। और जब प्रेसिपिटेट इसका बनेगा तो इसको फिर ट्रीट किया जाता है प्रेसिपिटेट बनने के बाद फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशंस के साथ, और इसमें से फेरिक आयंस फेरिक क्लोराइड जो है वो एड्जॉर्ब हो जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर, और ये प्रेसिपिटेट जो है वो देता है एक रेडिश ब्राउन कलर का कलर्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। इतना लंबा इंग्लिश नहीं लिखना, तो ध्यान से देखो, इस फिगर से भी समझ सकते हो। ये वाला क्या था तुम्हारा, फेरिक हाइड्रोक्साइड था, इसमें किसमें डाला गया, प्रेसिपिटेट ऑफ FeOH3 था, इसमें फिर FeCl3 से Fe का आयंस मिला, उसके ऊपर फिर क्या हुआ, कोलोइडल पार्टिकल्स जो था ऊपर लेयर बना के चिपक गया, ठीक है। और AgCl जो टूटेगा तो AgCl जो है उसका जो प्रेसिपिटेट बना हुआ था उसमें AgNO3 से जो सिल्वर का आयंस आया वो जाके उसने कोलोइडल सॉल्यूशंस बना दिया, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड में से सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर आयंस गया और किसके ऊपर प्रेसिपिटेट बनाया, AgCl के साथ बना दिया। उसके बाद ये एग्जाम में अक्सर आ जाएगा, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे क्लास टेस्ट हो, यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन करो कोलोइड सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। तो डिस्पर्स्ड फेस वाला ये इंपॉर्टेंट है, 3 तरह के जो मैं बता रहा था कोलोइड पूछ लेते हैं पेपर में, ये वही 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, एक है मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड, दूसरा है मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइड, एंड थर्ड है एसोसिएटेड कोलोइड। ये 3 टाइप के कोलोइड जो हैं, इसके बारे में कल करेंगे, तो कल इसके बारे में अच्छी तरह से, तो एक बार अभी भेज देता हूँ, कल नोट्स दे दूंगा मैं तुम्हें, तो इसको कम से कम एक बार रीड कर लेना, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। कल ख़त्म कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।